नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र प्रजापति आप सभी का सामान्य अध्ययन के इस महासागर में हार्दिक स्वागत करता हूं। भारतीय संविधान के इस अति महत्वपूर्ण श्रृंखला में आज हम लोग भारतीय न्यायपालिका के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सिलसिलेवार टॉपिक वाइज पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने भाग 5 के अंतर्गत जो संघ आता है, संघ यूनियन, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया, जिसमें संसद को हमने 4 कालखंडों में प्रश्नोत्तर शैली में देखा। इसमें हमने संघ की कार्यपालिका सीखी, संघ की विधायिका सीखी, यानी कार्यपालिका की शक्तियां जो मुख्य पदाधिकारी हैं संघ के, उनके बारे में हमने अध्ययन किया, जिसमें राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और उनके अन्य मंत्री जो राज्य मंत्री, उपमंत्री और महान्यायवादी, इन सब का हमने अध्ययन किया। और संघ की विधायिका यानी जो विधान बनाने वाली जो संसद है, उसके बारे में जो प्रावधान 79 से लेकर 123 तक किया गया था, तो उसमें हमने लोकसभा की संरचना देखी, लोकसभा के बारे में पूरा देखा, राज्यसभा के बारे में देखा और किस प्रकार से राष्ट्रपति जब किसी भी विधान पर साइन करता है तो विधान जो है विधि बन जाती है। तो उसमें हमने पूरी संसदीय प्रक्रिया भी देखी और संसदीय समितियों के बारे में सीखा, जिसको हम लघु संसद के नाम से भी जानते हैं। और आज का हमारा लेक्चर जो सर्वोच्च न्यायालय पे रहेगा, जिसका प्रावधान भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 तक किया गया है, इसका हम अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले, शुरुआत करने से पहले आप सभी से नम्र निवेदन है कि अगर हमारा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता ही है, और अगर आप चैनल पर नए व्यूवर हैं तो बेल आइकन को प्रेस करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे रियल टाइम में आपको हमारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अवश्य मिल जाए। और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हमारा चैनल धीरे धीरे ग्रो करे और हम लगातार नई ऊर्जा के साथ इसी तरह आपके साथ हमेशा जुड़े रहें। तो चलिए आज की युगांतरकारी प्रश्नों के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके पहले हम थोड़ा सा देख लें कि क्या हमें पढ़ना है इसमें। तो सर्वोच्च न्यायालय में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय की संरचना क्या है और उसके न्यायाधीशों की अर्हताएँ क्या हैं, ठीक है, और उसके जो क्षेत्राधिकार हैं वो 4 प्रकार के कौन कौन से हैं, जिसमें हम मूल क्षेत्राधिकार देखेंगे, अपीलीय क्षेत्राधिकार देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम 4 प्रावधान क्षेत्राधिकार के देखेंगे। ये सब प्रश्नोत्तर शैली में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में एकल न्यायपालिका का स्रोत क्या है, एकल न्यायपालिका का स्रोत क्या है। अब देखिए, भारत में एकल न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। अब देखिए, एकल न्यायपालिका का मतलब होता है कि एक हायरार्की में न्यायपालिका बना दी गई है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट है, फिर उसके अधीनस्थ न्यायालय हैं। तो एक तरीके से एक हायरार्की बना दी गई है। इस तरीके से जो है एक हायरार्की ऐसे बना दी गई है। तो इस हायरार्की के तहत ही जो है एकल न्यायपालिका जो है इसका प्रावधान किया गया है। तो ये हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। और स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को पद से हटाने की प्रक्रिया ये यूएसए के संविधान से ये भी ली गई है। और न्यायिक पुनर्विलोकन, जो इसको हम जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, इसको भी यूएसए से लिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान ये कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। न्याय पंचायत का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। ये देखिए, यूपी का जो है प्रश्न है, फैक्ट है, तो ये बिल्कुल पूछ सकता है। तो न्याय पंचायत का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। ये किसके तहत किया गया है? पंचायत राज अधिनियम 1947 के तहत सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश ने न्याय पंचायत का गठन किया। तो ये फैक्ट है, याद रखना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है आपका अनुच्छेद 124 में। किस में किया गया है? अनुच्छेद 124 में किया गया है। और 25, 26, 126, 127 ये क्या है देखते हैं। 125 में न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते हैं, वेतन भत्ते और अन्य जो है उनके प्रावधान किस में किए गए हैं? 125 में किए गए हैं। और 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और 127 में तदर्थ एडॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। यानी 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की आवश्यकता कब पड़ती है? जब जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है किसी कारणवश उसकी सीट रिक्त हो जाए, मान लेते हैं आकस्मिक मृत्यु हो जाए या फिर बीमारी की वजह से त्यागपत्र दे दे, तो ऐसी स्थिति में फिर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान 126 के अंतर्गत किया गया है। और एडॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 127 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित मूल संविधान में कितने न्यायाधीश थे?
तो ये 8 न्यायाधीश थे, 7 तो जो है अतिरिक्त न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश था, तो 8 न्यायाधीश थे मूल संविधान में। ठीक है, जब हमारा संविधान 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया उस समय का प्रावधान है। तो 28 जनवरी 1950 को जब सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ तो 7+1, वही हमने बताया कि 7 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश, तो 8 न्यायाधीश थे। परंतु 2019 तक इसमें 6 बार संशोधन हो चुका है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों की संख्या है उसमें 6 बार संशोधन हो चुका है। 2019 तक इस संशोधन का अधिकार संसद को दिया गया है। और 2008 में जो संशोधन हुआ था उसमें उस अधिनियम के तहत 31 न्यायाधीश हो गए थे, यानी 30 अन्य और 1 अतिरिक्त, वो 1 मुख्य न्यायाधीश और 30 अतिरिक्त न्यायाधीश थे। और वहीं 2019 के अधिनियम के तहत 33 अतिरिक्त और 1 मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश अब हो गए हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है, अतः ये तो सही है ऊपर वाला, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में। देखिए ऐसे स्टेटमेंट में एक दूसरे से मिला करके पूछ लेता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का दिल्ली में स्थित है, ये सही है। अतः ये देश के अन्य किसी स्थान पर सुनवाई नहीं कर सकता है, सुनवाई नहीं कर सकता, ये गलत है। तो CJI जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, राष्ट्रपति के अनुमोदन से ऐसे स्थान की सुनवाई के लिए नियत कर सकता है। मतलब दिल्ली के अतिरिक्त अन्य जगह जो है सुनवाई के लिए स्थान नियत कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। किसके अनुमोदन से? राष्ट्रपति के अनुमोदन से। तो ये सही है, केवल 2 सही है, पहला गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 130 के तहत मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से सुनवाई के लिए देश के किसी भी स्थान को नियत कर सकता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अभी तक दिल्ली से बाहर कहाँ हुई है? हैदराबाद में और श्रीनगर में। तो ये 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं। निम्न विकल्पों पर विचार कीजिए। कोई भी व्यक्ति, अब देखिए यहाँ पर ये आ गया अर्हता के बारे में। हमने बताया ना कि इसमें हम जो है अभी तक हमने इसके पहले 5 प्रश्नों के माध्यम से देखा कि सुप्रीम कोर्ट की संरचना क्या है, कितने न्यायाधीशों से मिलकर बनती है। अब यहाँ पर हम न्यायाधीशों की अर्हता के बारे में देखेंगे। तो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश तभी बन सकता है जब वो किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक लगातार न्यायाधीश रहा हो। 5 वर्ष तक। देखिए मतलब किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में 1 या 1 से अधिक जो है भाई ट्रांसफ़र भी तो होते रहते हैं, तो 1 या 1 से अधिक न्यायालय में हाई कोर्ट में वो 5 वर्ष तक लगातार न्यायाधीश रहा हो, बीच में सर्विस उसकी ब्रेक ना हुई हो। तो ये प्रावधान है, ये अर्हता होनी चाहिए। वो किसी हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्ष तक जज रहा हो, किसी भी हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्ष तक क्या रहा हो? जज रहा हो। ठीक है, ये भी प्रावधान सही है। और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे। अब ऑप्शन केवल 1 यानी पहला सही है, तो ये सही है, लेकिन ऑप्शन दूसरा इसमें नहीं है। तो बी वाले में ऑप्शन केवल 2, ये भी सही है, तो हम 2 को तो टिक लगा नहीं सकते हैं। और तीसरा वाला 1, 2, 3, तो तीसरा गलत है, तो ये तो होगा ही नहीं। और डी वाले में क्या है? 1 व 2 में से कोई भी एक। अब देखिए यही तो प्रावधान किया गया है जो है हमारे संविधान में, कि राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को न्यायाधीश बना सकता है जो कि इन दोनों में से कोई एक अर्हता पूरी करता हो। इन दोनों में से कोई एक अर्हता पूरी करता हो, अर्थात वो हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो और अथवा 10 वर्ष तक वो जज रहा हो लगातार। तो ये अर्हता पूरी करता हो इनमें से, तो ये डी वाला होगा सही। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए न्यूनतम आयु का कहीं उल्लेख नहीं है। हमारे संविधान में इनकी न्यूनतम आयु का कहीं उल्लेख नहीं, तो इसलिए वो तीसरा वाला जो 35 वर्ष वाला था वो कट गया। परंतु सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों को, मुख्य न्यायाधीश सहित 65 वर्ष, और हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष। भाई ये इसलिए रखा गया है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश जाते हैं वो हाई कोर्ट से ही तो जाते हैं, तो 3 वर्ष का इनका कार्यकाल बचेगा तभी तो यहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, इसलिए इनको कम रखा गया, 62 रखा गया, इन्हें 65 रखा गया सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश वही व्यक्ति नियुक्त हो सकेगा जो उपरोक्त दोनों में से कोई भी एक अर्हता पूरी करता हो अथवा राष्ट्रपति की राय में विधिवेत्ता हो। ठीक है, ये भी हो अथवा विधिवेत्ता हो, लेकिन अभी तक ऐसा कोई राष्ट्रपति को मिला नहीं है जो विधिवेत्ता हो और उसे सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया हो, तो अभी तक कोई नहीं मिला है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
अब ये किसके उस पे करता है? केवल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। देखिए ये भी सही है, लेकिन हमें आगे भी पढ़ना चाहिए, जल्दबाजी में इसे टिक नहीं कर देना है, ठीक है, इस आगे भी पढ़ना। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के साथ साथ हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीशों से जिससे परामर्श करना उचित समझे। देखिए ये भी जरूरी है भाई, हाई कोर्ट के उन न्यायाधीशों से राष्ट्रपति परामर्श कर सकता है जिनसे उसको परामर्श करने की मतलब उचित समझता है, तो इसलिए बी वाला ज़्यादा सटीक है, बी वाले पे हम लगाएंगे। बाकी ये प्रधानमंत्री की सलाह स्वविवेक से ये दोनों तो नहीं होंगे, तो बी वाला हो। इसमें देखते हैं हम 1993 के सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक स्वयं निर्णय दिया था, इसमें सीजेआई की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। अब सीजेआई की सलाह तो लेता है राष्ट्रपति ना, लेकिन इसके पहले बाध्यकारी नहीं था, अब बाध्यकारी बना दिया गया। देखिए कोलेजियम बनाया गया है, कोलेजियम में 4 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, कोलेजियम में 4 न्यायाधीशों का एक कोलेजियम बनाया गया है और उनसे परामर्श करके जो है राष्ट्रपति और जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो कोलेजियम व्यवस्था 1993 से चली आ रही है, ठीक है। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कोलेजियम व्यवस्था कब अपनाई गई? 1993 में। बीच में अभी जो है एक संशोधन भी किया था संसद ने जो है इनकी नियुक्ति का, लेकिन उसने विधि विरुद्ध घोषित करके, हम अब आगे देखेंगे अभी किस तरीके से किसी भी जो है विधि को मूल ढांचे का जो है उल्लंघन मान करके उससे विधि शून्य घोषित कर सकता है। तो उसने इसको न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित जो संवैधानिक संशोधन था उसे शून्य कर दिया। तो इसी निर्णय में सीजेआई के लिए वरिष्ठता का नियम भी अनिवार्य कर दिया। 2 चीज़ प्रावधान किए गए, राष्ट्रपति के लिए वो सलाह बाध्यकारी हो गया जो कोलेजियम की सलाह थी, और दूसरा सीजेआई के लिए वरिष्ठता का नियम भी अब लागू कर दिया गया। इसके पहले 2 बार ऐसा हो चुका है कि वरिष्ठता को दरकिनार करते हुए सरकार ने क्या किया है, न्यायाधीश को बनाया है। इसीलिए ये प्रावधान कर दिया गया कि अब सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश ही सीजेआई बनेगा, ठीक है। 8वां प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 126 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश से परामर्श करके सीजेआई की अनुपस्थिति में कार्यकारी सीजेआई की नियुक्ति कर सकता है। देखिए यहाँ पर जो है परामर्श शब्द आ गया ना, तो परामर्श नहीं होगा, गलत है भाई। राष्ट्रपति इसके लिए स्वतंत्र है, क्योंकि कार्यकारी सीजेआई की नियुक्ति करना है। कार्यकारी सीजेआई की नियुक्ति क्यों करना है? क्योंकि सीट रिक्त हो गई है किसी कारणवश, या तो सीजेआई की मृत्यु हो गई है या फिर सीजेआई बीमार हो गया है, उसने त्यागपत्र दे दिया है, तो फिर कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति करना है, तो किसी से परामर्श नहीं लेना है। इसलिए राष्ट्रपति बिना परामर्श के अनुच्छेद 126 के तहत कार्यकारी सीजेआई की नियुक्ति कर सकता है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है। तो पहला वाला ये गलत हो गया। अनुच्छेद 127 के तहत सीजेआई राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, ये सही है, ठीक है। तीसरा है अनुच्छेद 128 के तहत सीजेआई आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है, तो ये सही है। तो 2 और 3 सही है, तो ये बी वाला सही होगा, ठीक है। सेवानिवृत्त का है, देखो अब यहाँ पे हमने 3 चीज़ देखा, 126, 127 और 128, ठीक है। 126 में हमने क्या देखा, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। अभी आगे प्रश्न मिलान के लिए आएगा तो ये ध्यान रखो, 126 अनुच्छेद क्या है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति बिना किसी परामर्श के किसी जो है न्यायाधीश को कार्यकारी न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। 127 में तदर्थ न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश, और 128 में जो है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को जब कोरम पूरा ना हो, मतलब ज़रूरत हो, तदर्थ न्यायाधीश कोरम के लिए है, और इसमें जब ज़रूरत हो तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से किसी भी कोर्ट से वो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को बुला सकता है, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अब इसको हम व्याख्या देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी यानी सीजेआई की नियुक्ति हुई तो अनुच्छेद 126 के तहत राष्ट्रपति बिना किसी अनुमति से नियुक्ति कर सकता है, इसीलिए पहला वाला गलत हो गया था। और तदर्थ न्यायाधीशों यानी 127 आर्टिकल की नियुक्ति न्यायालय का सत्र जब चल रहा हो और कोरम न पूरा हो तभी केवल सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है तब जबकि कोरम पूरा न हो, न्यायालय सत्र चल रहा हो और उसमें जितने कोरम होने चाहिए, न्यायाधीश होने चाहिए, बैठने चाहिए, उतने नहीं बैठ रहे हैं, तो फिर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का प्रावधान है। ये हाई कोर्ट में नहीं नियुक्त करने का प्रावधान हाई कोर्ट में नहीं है। सिद्ध कदाचार यानी प्रूव्ड मिसबिहेवियर अथवा असमर्थता, 2 चीज़ हैं।
सिद्ध कदाचार अथवा अब देखिए यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। तो हटाने के लिए दो आधार होने चाहिए, सिद्ध कदाचार और असमर्थता, यानी न्यायाधीश उस लायक नहीं है कि वो उस पद पर बना रहे, या फिर उसने कुछ ऐसा मिसबिहेवियर कर दिया है जिसकी वजह से उसको हटाना जरूरी है। यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए तो हमने देखा था महाभियोग की प्रक्रिया थी, लेकिन यहाँ पर न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया जटिल तो है, लेकिन महाभियोग का प्रावधान यहाँ नहीं किया गया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए जांच हेतु कितने सदस्यों की एक समिति गठित की जाती है? तो ये 3 सदस्य। देखिए इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है, थोड़ा समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो है किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है, और प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम लोकसभा में 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए प्रस्ताव पत्र पर, और राज्यसभा में 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया प्रस्ताव। और उसके बाद में जो सदन है, सदन की संख्या का जो सदन है उसकी संख्या का बहुमत होना चाहिए, और उपस्थित और मत देने वाले सदन के सदस्यों का 2/3 विशेष बहुमत से उसको जो है प्रस्ताव को पारित कराना जरूरी है वहाँ पर। ठीक है, और इसके पहले क्या किया जाता है कि 3 सदस्यीय एक समिति गठित की जाती है, और वो 3 सदस्यीय समिति जो है वो क्या करती है, वो इसको जो है उचित है कि नहीं उचित है, मतलब जो कदाचार और जो लगाया गया है, चार्जेज जो लगाए गए हैं दोनों, क्या वो उचित हैं, सही हैं कि नहीं है। तो इसके लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन का प्रावधान किया गया है। अब इसमें कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश एक होता है, दूसरा किसी हाई कोर्ट का एक न्यायाधीश होता है, और तीसरा होता है प्रसिद्ध न्यायविद होता है। तो ये 3 लोगों से मिलकर के एक समिति का गठन किया जाता है। बाकी आप इसमें देख लेना, वही चीज़ है जो मैंने अभी बताया है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे। अभी के जो न्यायाधीश है वो कौन है? शरद अरविंद बोबडे हैं। इनका क्रम कौन सा है? 47वां है। 45वें क्रम पे दीपक मिश्रा थे, 46वें पे रंजन गोगोई थे, और 47वें पे शरद अरविंद बोबडे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.8 लाख रुपये है प्रति माह। ठीक है। उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वेतन एवं सेवा शर्तें संशोधन अधिनियम 2018। देखिए ये एक जो है अधिनियम है, इसके तहत इनके वेतन में वृद्धि की जाती है, संशोधन किया जाता है। तो अभी 2018 में किया गया है। इसके अनुसार CJI की जो है 2.8 लाख प्रति माह इनकम है, और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की 2.5 लाख, इन दोनों की बराबर है। यानी मुख्य न्यायाधीश के जितने भी मुख्य न्यायाधीश हैं, जितने भी हाई कोर्ट के, उनकी सैलरी और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की बराबर है, 2.5 लाख है। और इसके अलावा हाई कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी 2.25 लाख है। ठीक है, ये प्रावधान जो है 125 के तहत किया गया है। क्या प्रावधान? वेतन भत्तों का प्रावधान किसमें किया गया है? अनुच्छेद 125 में। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। ठीक है, जबकि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन एवं भत्ते तो राज्य की संचित निधि से दी जाती है, क्योंकि राज्य में काम करते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद में वो उनको पेंशन कहाँ से मिलता है? भारत की संचित निधि से। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, प्रश्न इसमें से आ सकते हैं। निम्न में से कौन से सर्वोच्च न्यायालय के आत्यांतिक प्रारंभ? अब देखिए हम यहाँ पर क्षेत्राधिकार की बात करेंगे। हमने बताया ना कि अब सुप्रीम कोर्ट के हम जो है क्षेत्राधिकार का भी हम अध्ययन करेंगे। तो इसके जो है मूल क्षेत्राधिकार यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार पर ये प्रश्न है। तो ये क्षेत्राधिकार 2 प्रकार के होते हैं। प्रारंभिक एक आत्यांतिक होता है, और दूसरा होता है जो है समवर्ती। तो आत्यंतिक मतलब होता है, इंग्लिश में एब्सोल्यूट बोलते हैं। एब्सोल्यूट मतलब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही वो जो है प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही मिला होना चाहिए, तभी वो आत्यंतिक हो सकता है। तो इसमें कौन से हो सकते हैं? भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, ये हो सकता है। मतलब अगर भारत सरकार, एक तरफ भारत सरकार हो गया और दूसरी तरफ जो है कोई अन्य राज्य हैं, दोनों के मध्य अगर विवाद है तो इसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसके तहत हाई कोर्ट नहीं कर सकता है। और दूसरा है 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद। अब भाई जैसे कावेरी जल विवाद था, उसमें दो से अधिक राज्यों के बीच उस जो है कावेरी नदी के जल से संबंधित विवाद था। तो नदी जल विवाद जो है इसकी सीमा चूंकि एक राज्य से अधिक राज्यों में होती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट को ये आत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार इसके अंतर्गत दिया गया है। अब मूल अधिकारों से संबंधित मामले। देखिए मूल अधिकार हमने पढ़ा है, दोनों को मूल अधिकार की रक्षा का प्रावधान दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत उसे 5 प्रकार के रिट जारी करने का जो है अधिकार दिया गया है, और हाई कोर्ट में भी अनुच्छेद 32 के तहत। तो इसीलिए ये समवर्ती
क्षेत्राधिकार हो गया, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, यह आत्यंतिक नहीं हुआ। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा नहीं सही है। यही चीज़ हम इसमें जो है व्याख्या में देखते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट को आत्यंतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, हाई कोर्ट भी आर्टिकल 226 के तहत मूल अधिकारों पर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार रखता है। ठीक, वही चीज़ जो मैंने बताया। संविधान की व्याख्या से संबंधित संवैधानिक मामले, यानी संविधान की व्याख्या, ये मामला कैसा होगा? संवैधानिक होगा। किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपीलीय क्षेत्राधिकार, अब हम अपीलीय क्षेत्राधिकार देख रहे हैं। अभी हमने देखा था जो है मूल क्षेत्राधिकार या फिर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अब ये अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो इस प्रश्न पर किसका प्रावधान है? मतलब संवैधानिक मामलों पर अपीलीय क्षेत्राधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। अब संवैधानिक मामला है, संविधान की व्याख्या करनी है, तो हाई कोर्ट को थोड़े ना दिया जाएगा जो है उस पर व्याख्या करने के लिए अपीलीय क्षेत्राधिकार, ये तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है। तो इसीलिए संवैधानिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। इसके लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित की जाती है। भाई देखिए, एक चीज़ ध्यान रखना, जो संवैधानिक पीठ होती है, संवैधानिक पीठ में कम से कम 5 जजों की नियुक्ति करना बहुत अनिवार्य है, कम से कम 5 लोग। और देखिए, अभी तक जो केशवानंद भारती वाला 1973 में वाद आया था, वो भारत की सबसे बड़ी जो है अब तक की संवैधानिक पीठ है, उसमें 13 जजों की बेंच बनाई गई थी। वो ऐतिहासिक फैसला रहा है मूल ढांचे से संबंधित, ये ध्यान रखना, 1973 में। सर्वोच्च न्यायालय में लंबित अयोध्या विवाद पर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, उस समय कौन न्यायाधीश थे? रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों वाली बेंच ने 5-0 से फैसला किस तिथि को सुनाया? देखिए, ये भी एक संवैधानिक पीठ थी, क्योंकि इसमें 5 जजों की बेंच बैठी हुई थी। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? रंजन गोगोई थे, और रंजन गोगोई जो उस समय क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये फैसला कब आया था? 9 नवंबर 2019 को आया था। देखिए, ये करंट का प्रश्न इसलिए मैंने यहाँ ले लिया है। इसमें से 3 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। इसमें ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि अब जो अयोध्या विवाद था उस पर जो फैसला आया, उस बेंच की अध्यक्षता किसने की? तो रंजन गोगोई ने की। और इसमें जो फैसला आया वो कितने मतों से आया? तो 5-0 की मतों से आया। मतलब 5 लोग सभी लोग उसमें पक्ष में थे, विपक्ष में कोई नहीं था। और ये फैसला कब आया? 9 नवंबर 2019 को आया। ठीक, अब यहाँ पे मिलान करना है, तो ये सभी मिले हुए हैं, हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 131 के तहत क्या है? सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, वही जो हम पीछे देख लिए क्षेत्राधिकार, हमने प्रारंभिक वाला देखा था, वो किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 132 के अंतर्गत क्या है? सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार। देखिए, अपीलीय क्षेत्राधिकार 3 प्रकार के होते हैं, संवैधानिक मामलों का, और सिविल मामलों का, और आपराधिक मामलों का। तो संवैधानिक मामलों का अपीलीय क्षेत्राधिकार 132 के तहत है। सिविल मामलों का अपीलीय क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट की नहीं, 133 का है। और आपराधिक मामलों का अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 134 के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये सब मिले हुए हैं। अनुच्छेद निम्न कथनों पर विचार करना है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। बिल्कुल मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को ऐसे मामले में परामर्श देने को बाध्य है। तो ये बाध्य नहीं है। देखिए, यहाँ पर हम कौन सा पूछ रहे? परामर्शी क्षेत्राधिकार। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी? परामर्शी क्षेत्राधिकार। तो परामर्शी क्षेत्राधिकार का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 143 में है। ठीक है, अब इसमें सुप्रीम कोर्ट परामर्श राष्ट्रपति को तभी देगा जब राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगेगा। पहली बात तो ये। और मांगता किस विषय पर? देखिए, प्रश्न यहाँ से भी आते हैं कि सभी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट से वो परामर्श मांग सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसको परामर्श दे सकती है। ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श राष्ट्रपति किन मामलों पर लेता है? जो है उस पर मांगना जरूरी हो। ऐसे मामले जिन पर सलाह लेना आवश्यक हो, अत्यंत आवश्यक मामले होते हैं, उन्हीं पर लिया जा सकता है। ठीक है, तो लेकिन बाध्यकारी नहीं है कि वो दे ही दे। भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी क्षेत्राधिकार कनाडा से लिया गया। अब देखिए, यहाँ पे एक फैक्ट और आ गया। जो परामर्शी क्षेत्राधिकार है हमारा 143 के तहत, उसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा बाध्य नहीं है, तो इसलिए ये गलत है।
इसमें हम लोग देख भी लेते हैं। संविधान द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट को परामर्शी क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। हमने अभी तक 2 क्षेत्राधिकार देखे। एक तो हमने देखा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी मूल क्षेत्राधिकार, और दूसरा हमने देखा अपीलीय क्षेत्राधिकार, और तीसरा है परामर्शी क्षेत्राधिकार। ऐसे मामलों के तहत ना ही राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को मानने को बाध्य है, भाई राष्ट्रपति माने या ना माने वो तो कोई बाध्यता नहीं, और ना ही सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देने को बाध्य, दोनों एक दूसरे को बाध्य नहीं। 1993 में अयोध्या मंदिर मामले पर राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए परामर्श को देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। यह उदाहरण भी है। परंतु संविधान के लागू होने से पूर्व, अब देखिए परामर्शी क्षेत्राधिकार 2 प्रकार के हैं। ये तो हो गया सामान्य मामला, लेकिन दूसरा क्या है, लागू होने से पहले किसी विवाद पर अगर सुप्रीम कोर्ट परामर्श सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति परामर्श मांगता है तो वो देने के लिए बाध्य है। ये संविधान के लागू होने से पहले की बात है, ठीक है। तो ये ऐसे मामले कौन से हो सकते हैं, जैसे देशी रियासतों के समझौते 1947 से 1950 के बीच का प्रावधान। अब यहाँ पे मिलान करने के लिए अनुच्छेद 129 क्या है, सुप्रीम न्याय कोर्ट के निर्णय अभिलेखीय और साक्ष्यात्मक मूल्य के होते हैं। ये साक्ष्य, इनके मूल जो है निर्णय कैसे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आते हैं वो अभिलेखीय होते हैं। अभिलेखीय मतलब रिकॉर्डेबल होते हैं। इनको जो है रिकॉर्ड बनाकर रख लिया जाता है, लिखित होते हैं, रिकॉर्ड में रखे जाते हैं। और इसके अलावा क्या होते हैं, ये साक्ष्यात्मक होते हैं, यानी कि जो ये रिकॉर्ड हैं इनको हाई कोर्ट के न्यायाधीश में या न्यायालय में या अन्य न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में अब जब फैसला सुनाती है कोर्ट तो प्रस्तुत किया जा सकता है, इसलिए इनका साक्ष्यात्मक मूल्य है। तो ये अनुच्छेद 129 के तहत। अनुच्छेद 137 के तहत क्या है, सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व के निर्णयों में परिवर्तन कर सकता है, अर्थात पुनर्विलोकन का क्षेत्राधिकार। देखिए यहाँ पर 2 है, न्यायिक पुनर्विलोकन अलग है और पुनर्विलोकन का क्षेत्राधिकार अलग है। ये चौथा अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, पुनर्विलोकन का क्षेत्राधिकार। हमने अभी तक देखा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, और जो है देखा हमने अपीलीय क्षेत्राधिकार और परामर्शी क्षेत्राधिकार। अब पुनर्विलोकन क्षेत्राधिकार जो कि अनुच्छेद 137 में दिया गया है। तो ये कैसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णयों को रिव्यू कर सकती है। भाई कभी या जैसे कि साहबानों वाला केस था, साहबानों वाले केस में क्या हुआ, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को रद्द करते हुए दोबारा से पलट दिया, ठीक है। तो ये साहबानों केस था। अनुच्छेद 139A, अब देखिए जहाँ पर बड़ा ये आए, अगर मूल अनुच्छेद है उसमें ABC कैपिटल लेटर में, छोटे लेटर में नहीं, कैपिटल लेटर में अगर जुड़ जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें संशोधन किया गया है, ये संवैधानिक संशोधन के तहत बढ़ाया गया है ये प्रावधान। तो ये 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 139 ये जोड़ा गया है। ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट के मामलों का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में अंतरण कर सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है मामलों को, जो सुनवाई चल रही है, जो मामले हैं उनको हाई कोर्ट के एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर सकती है तथा कुछ मामलों को अपने पास मंगा सकती है। ये अनुच्छेद 139A में कहा गया है 42वें संशोधन द्वारा। अनुच्छेद 141 क्या है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सभी हाई कोर्ट पर आबद्धकार हैं, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दे दिया वो सभी निर्णय उस पर हाई कोर्ट जो है, अब मान लो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया, अब उस निर्णय के खिलाफ व्यक्ति क्या हाई कोर्ट जा सकता है, नहीं जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है भाई, उसका फैसला तो सुप्रीम होगा, इसलिए हाई कोर्ट पर निर्णय क्या है, आबद्धकारी है। तो ऐसा 141 में कहा गया, और ये इसको कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट कहा गया है। मूल अधिकारों का अल्पीकरण अथवा छीनने वाली किसी विधि अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत शून्य घोषित कर सकती है। तो अनुच्छेद 13 हमने जो है मूल अधिकार में भी पढ़ा था। अनुच्छेद 13 क्या है, ये न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को मिली है इसके तहत, अनुच्छेद 13 के तहत। तो इसमें देखते हैं अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट किसी ऐसे विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो संघात्मक व्यवस्था व मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करती है। देखो संघात्मक व्यवस्था, 2 चीज़ों पर वो न्याय पुनर्विलोकन मिलता है सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 13 के तहत। एक संघात्मक व्यवस्था यानी कि संघीय जो ढांचा है, मौलिक ढांचा है, वो अगर खराब करती है कोई निर्णय जो है संसद की कोई विधि, तो उसको भी शून्य घोषित कर सकता है। और मौलिक अधिकार अगर अल्प होते हैं, अगर उनमें कोई न्यूनता आती है, तो ऐसे भी विधायन को, ऐसे भी विधि को सुप्रीम कोर्ट शून्य घोषित कर सकती है। अब ये व्यवस्था कहाँ से ली गई, कौन सी व्यवस्था, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, ये अमेरिका के संविधान से ली गई है, ठीक है।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। परामर्शी अधिकार, अब देखिए यहाँ पर परामर्शी अधिकारिता का फिर से प्रश्न आ गया। परामर्शी अधिकारिता यानी अनुच्छेद 143 है, रट जाना चाहिए, कई बार आ चुका है, के तहत सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ कम से कम 5 जजों की द्वारा ही राष्ट्रपति को परामर्श दिया जा सकता है। देखिए अब राष्ट्रपति को परामर्श तो देगा सुप्रीम कोर्ट, लेकिन परामर्श ऐसा नहीं कि बस चाय पीने के लिए राष्ट्रपति को बुला लिया या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज को बुला लिया अपने पास चाय पीने के लिए और जो है फैसला किसी पे मतलब उस पर जो है परामर्श ले लिया, ऐसा नहीं होता है। होता ये है कि एक पीठ गठित की जाती है। अब वो भी पीठ कैसी होनी चाहिए, 5 जजों की होनी चाहिए कम से कम, यानी संवैधानिक पीठ होनी चाहिए, तब परामर्श दिया जाता है राष्ट्रपति को। तो ये सही है। सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों का निर्धारण CJI द्वारा या उसके द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य जज या अधिकारी द्वारा की जाती है, ये भी सही है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों सेवकों की नियुक्ति कौन करता है, कोई आयोग करता है, तो ऐसा नहीं है। आयोग कर सकता है, लेकिन कब कर सकता है, जब सुप्रीम कोर्ट का CJI ऐसा कहे, चाहे। पावर तो इसी को दिया गया है, ठीक है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं आज का। लोक हितवाद की शुरुआत अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने सर्वप्रथम किया, ये बिल्कुल सही है। PIL इसको बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लोक हितवाद क्या है थोड़ा समझ लीजिए 2 मिनट में। लोक हितवाद का मतलब एक ऐसा वाद होता है, ऐसा केस होता है, भाई देख ले, जैसे कि बहुत गरीब आदमी है और वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता अपनी बात को लेकर के, तो ये कॉमन जो रूल होते हैं, जो एक ऐसी समस्या जिससे कॉमन लोग परेशान हों, मतलब एक समुदाय को परेशानी हो रही हो, तो ऐसी समस्या को सीधे सुप्रीम कोर्ट में PIL के माध्यम से, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था जा कर के वहाँ पर जो है अपना प्रतिवेदन कर सकती है, ठीक है। तो ये है लोकहितवाद। और भारत में लोक हितवाद प्रारंभ करने का श्रेय 1980 के दशक में न्यायमूर्ति PN भगवती, 2 नाम याद रखने, PN भगवती और न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर, 1980 के दशक में इन दोनों ने मिलकर के जो है लोक हितवाद प्रारंभ किया था। लोक हितवाद न्यायिक सक्रियता का एक प्रमुख पक्ष है। अब कभी बात की जाती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक सक्रियता की, तो ये क्या है, लोक हितवाद न्यायिक सक्रियता का एक प्रमुख पक्ष है। तो इसलिए पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सही है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का ये जो है सेशन हो जाता है समाप्त। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार मैं फिर से कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, हमारे इस वीडियोज़ को लाइक कीजिए। और अगर नए व्यूवर्स देख रहे हैं तो कृपया चैनल को बेल आइकन को प्रेस करने के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि रियल टाइम में मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों को नए वीडियो का तुरंत मिल जाए। और दोस्तों को शेयर कर लीजिए, शेयर करेंगे तो फिर जो है भाई, तारीफ़ सुनना किसको पसंद नहीं है, मेरी भी तारीफ़ होगी, यानी मेरा चैनल ग्रो करेगा, तो मुझे भी काम करने में मज़ा आएगा। तो इसी के साथ दोस्तों नमस्कार।